हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में। हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट हम बनाते कब है? फाइनल अकाउंट हमेशा ईयर के एंड में बनाते हैं, ईयर के लास्ट में। ये फाइनल अकाउंट आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, लेकिन वो जो फाइनल अकाउंट था वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट था। और इस ईयर हम जो फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं ये पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं। तो दोनों केसेस में है तो आखिर फाइनल अकाउंट। तो ये फाइनल अकाउंट होता क्या है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। 11th स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा तो जाना ही होगा, लेकिन फिर भी हम फिर से देख लेते हैं कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, कब बनता है और क्यों बनता है, कैसे बनता है, ऑल दैट। ओके, तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो कोई भी बिजनेस हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। हम ऐसे ही टाइम पास में तो कोई बिजनेस करते नहीं है कि चलो मन किया बिजनेस स्टार्ट किया, मेहनत कर रहे हैं। हम कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं करते, प्रॉफिट ही कमाने के लिए करते हैं, राइट? तो प्रॉफिट कितना कमाया हमने बिजनेस में, ये हमें कहाँ से पता चलता है? जो हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उसमें कहीं भी आपने प्रॉफिट वर्ड सुना? नहीं। जो लेजर हम पोस्टिंग करते हैं उसमें कहीं भी आपने प्रॉफिट वर्ड देखा कि इतना प्रॉफिट हुआ? नहीं, उसमें भी नहीं देखा। जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसमें कहीं भी आपने देखा कि इतना प्रॉफिट ऐसे दिया है, प्रॉफिट इतना दिया है? कभी ऐसा देखा? नहीं। तो ये प्रॉफिट हमें पता कैसे चलता है कि बिजनेस में आखिर प्रॉफिट कितना हुआ है? अब बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता तो चलना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है साल के अंत में। हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है तो हम ये कैसे समझेंगे कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है कि नहीं, हमें फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, राइट? तो ये पता चलने के लिए प्रॉफिट जानना बहुत जरूरी है। और हमें प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें से किसी भी बुक में हमें नहीं समझ में आता, ना तो जर्नल एंट्रीज के वक्त, ना तो लेजर में और ना ही तो ट्रायल बैलेंस में। तो ये जो प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट होता है? फाइनल अकाउंट में, लास्ट में। और जैसे कि नाम दिया है फाइनल, फाइनल अकाउंट यानी कि सारे अकाउंट्स बनने के बाद फाइनली इस अकाउंट को बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है फाइनल अकाउंट। और इसी अकाउंट में लास्ट में पूरा सब कैलकुलेशंस होने के बाद हमें क्या मिल जाता है? नेट प्रॉफिट मिल जाता है। और उससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया पूरे साल में। जो पूरे साल में जो पार्टनर्स ने मिलके मेहनत की उसका क्या नतीजा आया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता चलता है। तो आइए हम एक एक करके पहले से समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो है वो कब बनता है, क्यों बनता है, ऑल दैट एक प्रैक्टिकली हम थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है व्हाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। हम बनाते क्यों है फाइनल अकाउंट? तो जैसे कि मैंने कहा, टू फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि ईयर के एंड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया ये जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारा उसका फाइनल अकाउंट बनाने का मेन रीजन है। अब आगे देखते हैं व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम बनाते कब है? तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा अभी, एट द एंड ऑफ ईयर। पूरे साल जो पूरा उसका फाइनेंशियल ईयर है फर्म का, वो पूरा एक साल खत्म होने के बाद एंड में हमेशा पार्टनर्स क्या बना के लेते हैं? फाइनल अकाउंट। या तो वो खुद बनाएंगे या तो सीए से बनवा के लेंगे उनके, ठीक है? तो फाइनल अकाउंट बना करके लेते हैं एंड में, ईयर के एंड में। ओके, अब ये फाइनल अकाउंट बनता कैसे है? ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल बुक होता है, राइट? तो ये जो जर्नल बुक में जो एंट्रीज होती है तो डेली बेसिस में पूरे साल करते रहते हैं पार्टनर्स। यानी कि जो भी गुड्स आया, कैश गया, जर्नल एंट्री कर दी, परचेस हुआ, सॉरी सेल हुआ, गुड्स गया, कैश आया, तो फिर जर्नल एंट्रीज कर दी। ठीक है, कैश आया कहीं से, जर्नल एंट्रीज कर दिया, कहीं से चेक आया, जर्नल एंट्री कर दिया, सैलरी दी, कैश गया, जर्नल एंट्री कर दिया, कोई बिल पे किया, कैश गया, जर्नल एंट्री कर दिया। तो ये सारे जर्नल एंट्रीज पूरे साल क्या करता है? ओनर जो है वो इसमें एंट्री पास करते रहता है और उसकी पोस्टिंग कहाँ कर देता है? लेजर में। पहले जनरल बुक में एंट्री करता है और फिर उसकी पोस्टिंग सेपरेटली क्या करता है? लेजर में। ये ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है
कि कैसे जर्नल एंट्रीज से लेजर में पोस्टिंग होता है, अलग अलग सबका बुक बनता है, कैश बुक अलग, राइट है, फिर सैलरीज की बुक अलग बनती है, असेट्स की, फर्नीचर की बुक अलग बनती है, इस तरह से अलग अलग लेजर अकाउंट सबका बनता है, ठीक है। और लेजर अकाउंट में हम एक एक करके पोस्टिंग करते जाते हैं। तो ये जो बुक कीपिंग जो करते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं, वो इसी 2 बुक में पूरे साल खेलते रहता है। यानी कि जो भी उसके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कैश आ रहा है, ठीक है, परचेस हो रहा है, सेल हो रहा है, कैश आ रहा है, जा रहा है, जो भी होता है वो सब जर्नल एंट्रीज करता है उसका जर्नल बुक में, और फिर पोस्टिंग लेजर में, जर्नल एंट्रीज पोस्टिंग लेजर में, जर्नल एंट्रीज पोस्टिंग लेजर में, यही काम पूरे साल चलते रहता है। उसके बाद फाइनली जो लेजर अकाउंट है, लास्ट में ईयर के एंड में क्या होता है, क्लोजिंग होता है। सारे लेजर जो बुक है, अलग अलग कैश के, फर्नीचर के, मतलब जितने भी असेट्स है उसके, ठीक है, परचेसेस के, सेल्स के, जितने भी लेजर बुक है उसकी क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। और क्लोजिंग होने के बाद जो बैलेंस बचता है, या तो डेबिट बैलेंस बचता है या तो क्रेडिट बैलेंस बचता है, ये ऑलरेडी 11th में पढ़ा है हमने। तो वो जो बैलेंस बचता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, राइट। ये 11th स्टैंडर्ड में आपने ट्रायल बैलेंस भी पढ़ा था, कैसे बनाते हैं। तो उसकी हम ट्रांसफर, उसका हम लेजर का कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसमें कोई कोई चीजें गलती से छूट जाती है, जैसे कि मान लो किसी चीज की जर्नल एंट्रीज पास नहीं हुई, या तो मान लो लेजर में पोस्टिंग करते वक्त मिस्टेक हो गया, या तो छूट गया बाय मिस्टेक, ओके। या तो जब लेजर बन गया था, क्लोजिंग हो गया था, बैलेंस मिल गया था, उसके बाद हमें पता चला कि अरे ये भी चीज एक बाकी है, ठीक है, तो बुक क्लोज हो गया। अब उसमें एंट्री वो कैसे करेंगे, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस के साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपको देखने को मिलता है। ये 11th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा, ट्रायल बैलेंस के साथ में आपको फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स भी दिया होता था, राइट। तो ये एडजस्टमेंट्स क्या है, मिस्ड आउट एंट्रीज है, कोई एंट्रीज जो गलती से छूट गया, जो लेजर में पोस्टिंग नहीं हो पाया या ट्रायल बैलेंस में नहीं हो पाया, छूट गया, तो वो साथ में आ जाता है एडजस्टमेंट्स। तो ये जो ट्रायल बैलेंस और ये एडजस्टमेंट्स है, दोनों की मिला के लास्ट में हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, दोनों को मिला के इसकी एंट्रीज, इसके सारे आइटम्स, और एडजस्टमेंट्स में जो भी आपको आइटम्स दिए गए हैं वो सारा ट्रांसफर हो जाता है लास्ट में फाइनल अकाउंट में, ठीक है। और लास्ट में फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट जो दिया होता है, एडजस्टमेंट्स का भी पोस्टिंग हम फाइनल अकाउंट में करते हैं। एडजस्टमेंट्स का हमेशा टू इफेक्ट जाता है। क्यों टू इफेक्ट जाता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है जर्नल एंट्रीज में ये छूट जाता है, गलती से रह जाता है, और जर्नल एंट्रीज में हमेशा कौन से एंट्रीज होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, राइट। डेबिट और एक क्रेडिट, हमेशा कुछ तो डेबिट होगा और उसके अगेंस्ट में कुछ क्रेडिट होगा, 2 इफेक्ट जाता है, राइट। तो उसी तरह से अगर मान लो ये एडजस्टमेंट छूट गया है तो इसका भी 2 इफेक्ट होना चाहिए, इसलिए एडजस्टमेंट्स के भी 2 इफेक्ट होते हैं। और इन दोनों को मिला के, इनके दोनों के आइटम्स को मिला के लास्ट में क्या बन जाता है, फाइनल अकाउंट। इसकी पोस्टिंग हम लास्ट में फाइनल अकाउंट में कर देते हैं। तो इसी तरह से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया है, स्टेप्स टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम्स, यानी कि फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम आपको दिया है अगर, तो क्या स्टेप्स है उसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, ओके। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया होगा ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा है, राइट। ट्रायल बैलेंस जो है कुछ इस तरह का दिखता है, इसमें ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड होता है, और यहाँ पर्टिकुलर जिसमें सारे आइटम्स लिखे होते हैं, फिर ये रुपीज अमाउंट का कॉलम, फिर यहाँ पर्टिकुलर जिसमें क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स दिए होते हैं, और यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम होता है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में हमेशा आपको कौन सी एंट्रीज दी हुई होगी वो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक हिंट है ताकि सम करने में हमें और भी आसानी होगा, ठीक है। तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में हमेशा गुड्स कम्स इन से रिलेटेड एंट्री होता है। गुड्स कम्स इन मतलब जब गुड्स फर्म में आएगा, जैसे कि परचेस, जब हम परचेस करते हैं तो गुड्स आता है फर्म में, तो परचेस हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही दिया होगा। तो उसी तरह से गुड्स परचेस से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी, ठीक है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड एंड ऑल दैट, ये सब आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही दिखेगा। उसके अलावा बाद में क्या है, असेट्स। जितने भी असेट्स होते हैं, असेट्स क्या होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, लाइटिंग्स एंड फिक्सचर्स एंड ऑल,
मोटर कार, ये सारे क्या है, प्रेमाइसेस, ठीक है, लीज होल्ड प्रेमाइसेस, ये सारे क्या है, असेट्स है। तो ये सब जो भी असेट्स होते हैं ये हमेशा कहाँ दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। जब भी आपको डेबिट साइड में इस तरह का एंट्री हो, समझो वो असेट्स है, क्योंकि डेबिट साइड में कभी भी लायबिलिटी नहीं दी होगी, ठीक है, हमेशा डेबिट साइड में असेट्स दिया होगा। ओके, आगे क्या दिया होता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि फर्म में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं या लॉसेस हुए हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, राइट, जैसे कि सैलरी दिया खर्चा है, वेजेस दिया खर्चा है, लाइट बिल पे किया खर्चा है, ठीक है, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं, ऑडिट फीस वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट्स यानी कि लाइटिंग एंड जो भी ये सब फ्यूल से सब जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सारे आपको जो भी एक्सपेंसेस है और लॉस भी, लॉस से जैसे बैड डेब्ट्स हो गया लॉस, तो ये जितने भी लॉस है, डिस्काउंट्स गिवन, ये जो भी लॉसेस हैं, ये सब हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होगा। ओके, अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको क्या क्या एंट्रीज दी होगी। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में हमेशा आपको कौन से आइटम्स दिए होंगे, रिलेटेड टू गुड्स गोज आउट, मतलब वो आइटम जिसमें कि गुड्स फर्म से बाहर जाता है, जैसे कि सेल्स, राइट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल्स। तो सेल्स में क्या होता है, गुड्स फर्म से बाहर जाता है, तो सेल्स हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही दिया होगा, डेबिट में कभी नहीं आएगा। ओके, तो गुड्स गोज आउट से रिलेटेड जो एंट्री होगी वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है, कर्ज, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे हमने पैसे उधार पे लिए हैं या सामान उधार पे लिया है, वो हमारे क्रेडिटर्स। फिर बैंक लोन, बैंक लोन क्या है, कर्ज है, राइट। तो इस तरह का जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इस तरह के जो भी लायबिलिटीज है हमारे, ठीक है, डेब्ट्स है हमारे, वो सारे हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही आपको मिलेगा। उससे आपको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्रेडिट साइड में मिल जाएगा आपको। फिर आगे क्या मिलेगा हमें इस साइड में, इनकम एंड प्रॉफिट। अब हमने देखा कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिया होता है, तो उसी तरह क्रेडिट साइड में सारे बिजनेस में जो भी इनकम हुए हैं और प्रॉफिट हुआ है, वो सारे जो भी आइटम्स है वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड, ओके, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस तरह के जो भी इनकम है, ओके, वो हमेशा कहाँ होगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हमने डिस्काउंट पे किया है, कमीशन पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस, तो वो हमेशा आपको डेबिट साइड में देखने के लिए मिलेगा। और अगर हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, मिला है हमें, कमीशन रिसीव किया है, इस तरह के जो एंट्रीज है, रेंट रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो ये सब क्या होता है, इनकम, ये हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखेगा। ओके, तो इस तरह का कुछ आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में। और इसके अलावा क्वेश्चन में सेकेंड और क्या होता है, एडजस्टमेंट्स दिया होता है। ओके, तो पहला दिया होता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा क्या दिया होता है, एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एडजस्टमेंट्स आर अनरिकॉर्डेड और मिस्ड आउट ट्रांजेक्शंस। एडजस्टमेंट क्या होता है, ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कि लेजर में या फिर मान लो जर्नल में उसकी पोस्टिंग रह गई थी, ओके, छूट गया था, वो नहीं हुआ, या फिर जब लेजर अकाउंट क्लोज हो गया उसके बाद वो ट्रांजैक्शन हुआ जिसकी वजह से उसकी एंट्री उसमें नहीं हो पाई। तो ऐसे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो लेजर या जर्नल में उसकी एंट्रीज नहीं हुई, पोस्टिंग नहीं हुई, छूट गया, वो कहाँ लिखा जाता है, एडजस्टमेंट्स में, और उसे हम लास्ट में फाइनल अकाउंट पे डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है विजिबल और दूसरा होता है हिडन। अब ये जो विजिबल एडजस्टमेंट्स है ये तो ढूंढना बहुत सिंपल है, आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे सारा एडजस्टमेंट्स करके या एडिशनल इंफॉर्मेशन करके आपको दिया हुआ होगा, राइट, तो वो तो हमें आसानी से दिख जाता है। लेकिन ये जो हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, राइट, तो ये जो है इसी ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, छुप कर बैठा होगा, हमें उसे ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, तो हमें उसे ढूंढ के कैसे निकालना है, आपको कुछ ना कुछ हिंट्स दिया होगा। ओके, आपको कुछ ब्रैकेट में कुछ तो इंफॉर्मेशन दे देगा या कुछ तो ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा वहां ब्रैकेट में, और आपको उसे ढूंढ के निकालना होगा। आपको समझना होगा कि वो हिडन एडजस्टमेंट है
उसमें हमें एडजस्टमेंट करना है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया एडजस्टमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज कैसे आती है, हमेशा दो इफेक्ट आता है इसका, हमेशा एवरी एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स, हमेशा दो इफेक्ट होगा, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। ओके, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने ऑलरेडी आपको कहा है ये छूट गई है जो एंट्रीज, वो एंट्रीज होती है। और एडजस्टमेंट्स जैसा कि हम जानते हैं जनरल बुक में हमेशा कितने दो एंट्रीज होते हैं, कुछ डेबिट में भी होता है और कुछ क्रेडिट में। कुछ भी चीजें अगर डेबिट हो रही है तो उसके अगेंस्ट में हमने देखा होगा कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होता है। जैसे कि कैश परचेस हुआ तो हम क्या लिखते हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस हुआ तो कैश गया, गुड्स आया कैश गया, मतलब एक चीज डेबिट होता है तो एक चीज क्रेडिट भी उसके अगेंस्ट में होता ही है। तो दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट्स क्या होता है, जो मिस्ड हो गया ट्रांजेक्शन वही होता है, छूट गया तो छूट गया मतलब दोनों भी एंट्रीज बाकी है उसके, अगर दोनों डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी, तो इसीलिए एडजस्टमेंट्स के हमें दो इफेक्ट करने होते हैं, दो जगह उसकी पोस्टिंग हमें करनी होती है फाइनल अकाउंट में। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स में क्या बनाना होता है, कौन से अकाउंट बनाने होते हैं और कब बनाना होता है और कैसे बनाना होता है, और उस अकाउंट से हमें क्या आंसर मिलता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। तो आगे क्या है, व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर, यानी कि जब आपको फाइनल अकाउंट का सॉल्यूशन करना है प्रॉब्लम का, तो फिर क्या क्या अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह का बनता है, इसमें ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट के 2 कॉलम। अब डेबिट साइड में हम कौन सी एंट्रीज करते हैं, हम डेबिट साइड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर करते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस में आपको जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ऐसे एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बिजनेस में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो उसमें से पहला है परचेसेस। परचेस किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो परचेस ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो परचेस कम होगा। वैसे पावर एंड फ्यूल, जैसे बिजनेस में फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में जो भी पावर एंड फ्यूल्स यूज होता है, पेट्रोल डीजल्स वगैरह जो भी यूज होता है, ठीक है, लाइटनिंग वगैरह जो भी यूज होता है, ये सब किस में आ जाएगा, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो। यानी कि जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस है वो सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और क्या है, जैसे फ्रेट जो गुड्स हमने खरीद के लाया तो उसको लाने का भी भाड़ा लगता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेट। फिर मोटिव पावर, स्पेशल एक पावर लगता है, आपने सुना रहेगा, जहाँ फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा स्पेशल मशीन है, बड़ा मशीन है, उसके लिए हैवी पावर लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोटिव पावर, ठीक है। फिर ये सब कहाँ यूज होता है, प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। फिर कैरेज इनवर्ड, यानी कि गुड्स हमने खरीद के लाया तो उसका भाड़ा, उसका खर्चा। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस को किसको हम देते हैं, वर्कर्स को। वर्कर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में। क्या काम करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करने का। तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वर्कर ज्यादा लगेंगे, वर्कर ज्यादा लगेंगे तो वेजेस ज्यादा होगा, राइट। तो इसके लिए वेजेस भी किस में आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। उसी तरह से वेजेस एंड सैलरीज अगर दिया है, ये वेजेस एंड सैलरीज में वेजेस नाम अगर पहले, वेजेस वर्ड पहले दिया है तो ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। वैसे कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, फैक्ट्री रेंट, ये सब जितने भी है, एक कस्टम ड्यूटी और रॉयल्टी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, एक तरह का समझो टैक्स होता है जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज से, ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी लगता है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, गुड्स से ही रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, परचेज से। फिर रॉयल्टी, मान लो हम किसी के कुछ मॉडल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम किसी का मान लो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें रॉयल्टी भरनी पड़ती, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का भाड़ा भरा, तो ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी आ जाएगा। फिर लाइटनिंग एंड हीटिंग समझो, ये जो भट्टी वगैरह होता है वहां पे जो हमें स्पेशल लाइटनिंग लगती है, पावर की जरूरत होती है हैवी, वो उसका खर्चा। फिर इम्पोर्ट ड्यूटी,
इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जब गुड्स हमने इम्पोर्ट किया तो उसका कुछ हमें टैक्स भरना पड़ता है, तो वो भी एक तरह का एक्सपेंसेस है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। जो हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, उसके ऊपर भरना होता है। तो ये फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर कौन होता है, जो फैक्ट्री में जो मैनेजर होता है उसे हम कहते हैं वर्क्स मैनेजर। तो फैक्ट्री में मैनेजर जो है वो क्या काम करता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी ही देख रेख करता है, मैनेज करता है काम, तो इसलिए उसकी भी सैलरी अगर दी हुई है तो भी कहाँ जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर कोल, कोक, गैस एक्सेट्रा, ये सब भी जरूरत कहाँ पड़ती है, फैक्ट्री में जरूरत पड़ती है, तो ये भी आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सारे डायरेक्ट इनकम्स आ जाते हैं। तो डायरेक्ट इनकम मतलब जो हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमें इनकम आ रहा है, यानी कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो हमें इनकम आ रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो हम गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चे, और डायरेक्ट इनकम मतलब जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे रिलेटेड इनकम। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इनकम क्या है, आपको सब में एक ही टाइप का डायरेक्ट इनकम ज्यादातर दिया होता है, वो है सेल्स। जो हमने गुड्स सेल किया वही हमारा इनकम, तो वो आपको हमेशा कहाँ लिखना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक चीज आता है, गुड्स गोज आउट, यानी कि जब जब गुड्स कंपनी के फैक्ट्री के बाहर जाएगा। ठीक है, जब जब फैक्ट्री के बाहर जाएगा गुड्स। अब कब कब बाहर जाता है, एक तो सेल्स में तो बाहर जाता है, तो सेल्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका डायरेक्ट इनकम है। उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें गुड्स बाहर जाता है और इसीलिए वो यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं। एक्चुअली वो लिखना क्रेडिट में नहीं चाहिए, एक्चुअली वो परचेस में से माइनस करना चाहिए। अगर आप रियल में देखेंगे तो परचेसेस से माइनस करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें हमारी परचेस को, हमारे गुड्स को कम करती है। लेकिन हमें बाद में क्या करना है, वो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, परचेस में से बहुत सारे आइटम्स माइनस करने पड़ जाएंगे तो ये साइड बहुत लेंदी हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट साइड, और लास्ट में तो वो माइनस होता ही है डेबिट साइड से, इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स कब कब बाहर जाते हैं, कौन सी एंट्रीज होती है, तो उसमें है गुड्स लॉस बाय फायर। अगर गुड्स लॉस बाय फायर ऐसा कुछ आपको दिया है एडजस्टमेंट में या कहीं भी, तो उसकी भी एक एंट्री कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। उसी तरह से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जब गुड्स फ्री सैंपल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, प्रमोशन के लिए, तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा है, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी कहाँ एंट्री आएगा इसका, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। ठीक है, और अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो एक एंट्री यहाँ पे आएगा और एक एंट्री कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ओके, फिर क्या दिया है आगे, गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, मतलब अगर किसी पार्टनर ने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया बिजनेस से, तो वो भी एंट्री कहाँ जाएगा, उसका इफेक्ट यहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और गुड्स स्टोलन, अगर गुड्स चोरी हो गई तभी भी उस केस में भी गुड्स जा रहा है फैक्ट्री के बाहर, तो जब जब गुड्स फैक्ट्री के बाहर जाएगा तब वो एंट्री कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितनी एंट्रीज देख ली हमने, एक तो डायरेक्ट इनकम वाला, दैट इज सेल्स, और जब भी गुड्स बाहर जाता है तो वो एंट्री, और एक और एंट्री आता है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एक और आता है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसको हम क्या करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो आपका क्रेडिट साइड का जो इनकम है और ये जो डेबिट साइड का जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, इधर जो भी अमाउंट आ जाएगा और यहाँ जो भी अमाउंट आ जाएगा, दोनों का हम टोटल निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, यानी कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैरेट डाउन करके ऐसा अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, उसको ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, और जो टोटल जिधर का ज्यादा आया था, मान लो क्रेडिट साइड का ज्यादा आया था, तो उसका जो टोटल है हम यहाँ पे दोनों साइड में लिख देंगे। और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आता है, तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है और इनकम कम, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन ऐसे लिखेंगे और उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट कब मिलता है, ग्रॉस लॉस कब मिलता है, ये हमने देख लिया।
और इस केस में ग्रॉस लॉस के केस में क्या ज्यादा होगा, डेबिट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो जो डेबिट वाला जो टोटल आएगा वो हम यहाँ दोनों साइड लिखेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर लिखने के बाद ये देखना है कि दोनों साइड जो अमाउंट टोटल करके आ रहा है वो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं, आगे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरह का होता है, यहाँ सेम वैसे पर्टिकुलर्स अमाउंट ये पूरा डेबिट का साइड है, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट ये क्रेडिट का साइड है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमेशा क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ट्रायल बैलेंस में आपको ऐसे जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लिखते हैं। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। अब जैसे कि यहाँ देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, पहले तो वो देखते हैं। तो पहला है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी स्टाफ्स को देते हैं, राइट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सब क्या हो गया, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो होंगे वो आ जाएंगे इसमें। फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे कि ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट सैलरी एंड ऑल दैट, ये सब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी इसमें आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ओके, पैकेजिंग एंड ऑल दैट, ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं ये भी इसमें आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्या क्या एग्जांपल से देखते हैं, सैलरीज है, सैलरीज आपको पता है स्टाफ्स को देते हैं। फिर सैलरीज एंड वेजेस, अगर वेजेस एंड सैलरीज है तो कहाँ जाएगा, वेजेस वर्ड पहले है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लेकिन सैलरीज एंड वेजेस है, पहले सैलरीज आ रहा है फिर वेजेस, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ओके। फिर क्या है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये भी क्या है, एक्सपेंसेस है, मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये भी आ जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल का चार्जेस होता है वो, फिर लाइटनिंग चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस। ये देखिए यहाँ पे जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग दिया है तो फिर कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन लाइटनिंग एंड हीटिंग दिया है तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ओके। तो यहाँ ये लाइटनिंग, टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे जो एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है, जो हम छोटे मोटे जो ये सब स्टेशनरी लेते हैं, पेन हो गया, रजिस्टर्स हो गए, फाइल्स हो गए एंड ऑल दैट। फिर पोस्टेज क्या हो गया, हमने किसी को कुरियर किया है कुछ तो स्टैम्प्स उस पे लगता है, पोस्टेज का जो चार्जेस लगता है वो सारे चार्जेस, ठीक है, तो वो सब एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, ऑडिट फीस, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, अगर आपने कुछ रिपेयर्स किया है, मेंटेनेंस का काम करवाया है, ठीक है, तो ये सब भी खर्चे कहाँ आ जाएंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फिर इंटरेस्ट पेड, अगर हमने इंटरेस्ट पेड किया है तो वो क्या है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर कमीशन पेड, आपने अगर कमीशन पे किया है तो वो भी एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो भी लॉस है, क्या है, लॉस है, तो फिर वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। फिर और क्या है, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, जनरल एक्सपेंसेस, ये एडवर्टाइजमेंट तो क्या होता है आपको पता ही है। फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड अगर है तो कहाँ जाएगा, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और अगर यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड अगर दिया है तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यानी कि गुड्स खरीदने से लेके उसको प्रोडक्शन करने तक, प्रोड्यूस करने तक का जो भी एक्सपेंडिचर आएगा वो सब आएगा इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्रोडक्शन होने के बाद, ओके, प्रोडक्शन हो गया उसके बाद के जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे कि सेल्स करना, ओके, सामान जो है बनने के बाद मार्केट तक पहुंचाना, गोडाउन्स तक पहुंचाना, वेयर हाउस तक एंड ऑल दैट, वो सब जो भी खर्चे आते हैं वो कहाँ आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, यानी कि आपका वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर क्या गुड्स प्रोड्यूस होने तक का जो खर्चा है, गुड्स खरीद के लाने से प्रोडक्शन तक का जो खर्चा है वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और प्रोड्यूस होने के बाद का जो भी एक्सपेंडिचर है गुड्स से रिलेटेड, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स, सॉरी नॉट सेल्स, गुड्स को
वेयर हाउस तक पहुंचाने का जो खर्चा है, ठीक है, जो भी चार्जेस है, तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें आ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ओके, फिर जनरल एक्सपेंसेस मतलब और भी छोटे मोटे जो नॉर्मली एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस, बीच में आ जाएगा। फिर लीगल चार्जेस, मान लो आपने कुछ लीगल वर्क करवाया है, उसके कुछ चार्जेस है कुछ, तो वो सारे भी चार्जेस इसमें आ जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर बैंक चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जब हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक्त कुछ टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये सब सारे जो एक्सपेंसेस दिए हैं, ये सब कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस टाइप का जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगी। ओके, फिर आगे क्या दिया है, बैड लॉस कौन से होते हैं, बैड डेब्ट्स भी एक लॉस है, गुड्स स्टोलन लॉस है, गुड्स लॉस बाय फायर, ये सब क्या है, लॉस है। तो ऐसा अगर कुछ भी आपको दिया है तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही जाएगा, क्योंकि लॉस भी हम यही लिखते हैं, एक्सपेंसेस भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ लिखते हैं। ये जो गुड्स स्टोलन, गुड्स लॉस बाय फायर आपको मैंने बताया था, यहाँ भी आएगा, राइट। तो अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उसकी दो एंट्री आ जाती है, एक तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और एक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और अगर आपको सिर्फ कहाँ दिया है, बुक में सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया, एडजस्टमेंट में नहीं दिया, तो सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, वो इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ ये तो हमने देख लिया कि डेबिट में क्या क्या आएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या आएगा, तो क्रेडिट में ठीक इसका उल्टा, इसमें क्या आ रहा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे जो भी इनकम है जो डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन रिलेटेड इनकम नहीं है, जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रहा है, ऐसा इनकम नहीं है, दूसरा कुछ इनकम है उसके अलावा, तो वो सारे इनकम को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, देखते हैं क्या है। तो क्या है, कमीशन रिसीव्ड, अगर हमें कहीं से कमीशन मिला है, ठीक है, तो वो क्या है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर डिस्काउंट मिला है तो भी इनडायरेक्ट इनकम है। डिविडेंड, अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है, तो वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। फिर क्या, रेंट रिसीव्ड, अगर मान लो हमारे प्रमाइसेस जो है, हमारे जो फर्म के प्रमाइसेस है बहुत बड़ी है, हमने किसी को रेंट पे दे दिया, ठीक है, कोई फंक्शन के लिए रेंट पे दे दिया, स्पोर्ट्स के लिए रेंट पे दिया, तो उससे हमें रेंट मिलता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, तो वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, मान लो अगर कोई असेट पुराना हो गया, जैसे फर्नीचर पुराना हो गया तो उसको आपने बेच दिया, या फिर कुछ बोलते ना ऐसा कुछ मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल्स है, वेस्ट पार्ट्स है जो कि हमने बेच दिया, तो वो सारे उससे जो हमें उस असेट से जो भी हमें इनकम आ जाएंगे, तो वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। फिर मिसलेनियस रिसिप्ट्स और सन्ड्री रिसिप्ट्स, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। मिसलेनियस या सन्ड्री मतलब छोटे मोटे रिसिप्ट्स, और भी कुछ छोटे मोटे जो रिसिप्ट्स मिल रहे हैं, इनकम आ रहे हैं, वो सारे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है। तो इतना हमने समझ लिया कि इसमें आता क्या है। अब हम देखेंगे इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो हम पहले निकाल लेंगे। अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, मतलब हमारा इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। तो जब इनकम ज्यादा होता है और एक्सपेंसेस कम होता है तो क्या मिलता है हमें, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब मिलेगा, जब क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाता है कुछ इस तरह से, और जहां का टोटल ज्यादा है वो वाला टोटल हम यहाँ दोनों साइड में लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो यानी तो उस केस में क्या होगा, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है और आपका इनकम कम है। तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा यानी कि खर्चा ज्यादा और इनकम कम, मुनाफा कम, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, नेट लॉस। नेट लॉस कैरी डाउन ऐसे लिखेंगे हम। नेट लॉस कब मिलता है, जब क्रेडिट साइड कम होता है और डेबिट साइड ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का जो टोटल माइनस करके जो आएगा यहाँ लिखेंगे, और जहां का ज्यादा है अमाउंट वो अमाउंट हम दोनों साइड यहाँ लिख देंगे। लास्ट में दोनों क्या होना चाहिए, इधर का टोटल वो लिखने के बाद, ये लिखने के बाद इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
अब इसके आगे कौन सा अकाउंट बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप जो नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे वो होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये अकाउंट आपके लिए न्यू है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आप जो फाइनल अकाउंट का सम करते थे वहां पे आपको ये अकाउंट नहीं बनाना होता था। वहां हम पहले क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद डायरेक्टली हम बैलेंस शीट बनाते थे, राइट। क्योंकि वो कौन सा फाइनल अकाउंट था, किसका था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट था। लेकिन यहाँ हम 12th स्टैंडर्ड में कौन सा फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में लास्ट में जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है उनके बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड होता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिवाइड होता है, राइट। तो वो डिवाइड करने के बाद जो पार्टनर्स है उनकी अकाउंट में जितना जितना अमाउंट उनको नेट प्रॉफिट मिला है वो हमें ट्रांसफर करना होता है। इसलिए ये एक नया अकाउंट से बनता है। बाकी सब कुछ सेम वैसा ही है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे हम। लेकिन सिर्फ यही अकाउंट आपके लिए न्यू है क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, ओके, इसके लिए। तो आइए हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हमको दोनों में से एक ही बनाना होगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होगा। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनाते हैं या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाते हैं उसके लिए हमें ये मेथड जानना जरूरी है। तो कैपिटल के दो मेथड होते हैं, ओके। कौन से, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग क्या होता है, नॉट फिक्स, जिसमें चेंज होता रहता है, ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिक्स तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि फिक्स है यहाँ कैपिटल। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और ये फिक्स कैपिटल मेथड है, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड का आपको कैपिटल दिया होगा सम में। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन से टाइप का कैपिटल दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा, जब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दिया है तो आपके प्रॉब्लम में हमेशा ओनली वन कैपिटल विल बी गिवन, सिर्फ एक ही टाइप का कैपिटल दिया हुआ रहेगा। तो जब एक ही टाइप का कैपिटल दिया है तो आप समझ जाएंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ओके। और यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा, दो टाइप का अलग अलग कैपिटल दिया होगा, करंट कैपिटल दिया होगा एंड फिक्स कैपिटल, दो अलग अलग कैपिटल्स दिए होंगे सारे पार्टनर्स के। तो अगर दो अलग अलग कैपिटल्स दिया है, करंट अलग दिया है और फिक्स कैपिटल भी दिया है, तो आप समझ जाना कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, ओके। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है यानी कि सिर्फ एक टाइप का कैपिटल दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो हम क्या ड्रॉ करते हैं, वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ही ड्रॉ करेंगे, ओके, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। और जब करंट कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों दिया होता है यानी कि दो टाइप के कैपिटल्स दिए हैं, मींस फिक्स कैपिटल मेथड है और इस मेथड में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस मेथड में हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और इस मेथड में करंट अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे करंट अकाउंट, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं इसमें कैसे क्या करेंगे, फिर मैं इसको अच्छे से बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जब हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, सेम ऐसा ही होता है। यहाँ हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ होगा डेबिट और इस साइड में होगा क्रेडिट, ठीक है, इस तरह से, ओके। और यहाँ पे डेबिट का साइड ये पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पहले पार्टनर का नाम, यहाँ दूसरे पार्टनर का नाम, जिस सीक्वेंस में आपको नेम्स दिए होंगे पार्टनर से उसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे। पहला नाम जिसका होगा उसका नाम पहले, बाद में जिसका नाम होगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। फिर यहाँ क्रेडिट साइड में भी सेम वैसे ही पर्टिकुलर्स, फिर पहले पार्टनर का नाम फिर दूसरे पार्टनर का नाम। अगर 3 पार्टनर्स दिए हैं तो आपको यहाँ 3 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या एंट्री पास करनी होगी, यहाँ आप एंट्री पास करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ आपको जो कैपिटल का अमाउंट दिया होगा, यहाँ तो एक ही कैपिटल का अमाउंट दिया होगा, तो जो कैपिटल का अमाउंट दिया होगा वो अमाउंट हम राजू का जितना भी अमाउंट दिया है राजू के कॉलम में, रवि का जो अमाउंट दिया रवि के कॉलम में, यानी कि जिस पार्टनर का जितना अमाउंट दिया है कैपिटल का उसके कॉलम में हम लिख देंगे इस तरह से, ओके।
अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज होती है अब मैं वो बता रही हूँ। तो पहली एंट्रीज तो हम ये कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके अलावा अगर और भी कुछ एडिशनल कैपिटल्स लाया है पार्टनर्स ने, ये तो ओपनिंग कैपिटल है, यानी कि बिजनेस में जितना भी उन्होंने कैपिटल डाला था तो स्टार्टिंग में साल के पहले दिन उसमें से कितने कैपिटल्स उनके हैं बचे हुए, ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसके बाद अगर उन्होंने कुछ और भी एडिशनल कैपिटल लगाया है बिजनेस में, तो जितना भी लगाया है वो भी एंट्री हम यहाँ पास करते हैं। और उसके बाद एक और एंट्री क्या आती है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमें नेट प्रॉफिट मिलता है लास्ट में, क्या नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आगे जाके कहाँ ट्रांसफर होता है, ये साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। क्या लिखते हैं हम, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है, ब्रॉट डाउन लिखते हैं। और उसको हम उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट जब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहीं पे हम क्या करते हैं, जो दोनों पार्टनर्स है उनके अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उस अमाउंट को हम दोनों के बीच में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जिसका जितना होता है कैलकुलेशन उतना उसके अकाउंट में हम लिख देते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो इनको 1 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है, और राजू का है शेयर, राजू और रवि का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 6:4 है, तो ये आपस में कितना कितना बांट लेंगे वो लोग, ये राजू कितना रख लेगा 60,000 और ये रवि कितना रख लेगा 40,000। ओके, तो इस तरह से तो जिसका राजू के कॉलम में आ जाएगा 60,000 और इसके कॉलम में नेट प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, इस तरह से हम लिख देंगे। अब उसी तरह अगर नेट लॉस आया है, नेट लॉस, तो ये जो हमने यहाँ लिखा उसको हम ये साइड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। इसके कॉलम में जितना भी लॉस आया था, मान लो 1 लाख का लॉस हुआ है, तो राजू के कॉलम में कितना आएगा 60,000 और इसके रवि के कॉलम में कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, इस तरह से। तो फिर अगर प्रॉफिट आया है तो इस साइड ट्रांसफर होगा, और अगर नेट लॉस मिला है तो इस साइड ट्रांसफर होगा। उसके अलावा और एक चीज, अब ये तो हमने देख लिया कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा, अब डेबिट साइड में देखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दी गई है तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। और अगर पार्टनर्स ने कुछ भी विड्रॉ किया है बिजनेस में से कुछ पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि गुड्स फॉर पर्सनल यूज किया है कुछ, या फिर कैश विड्रॉ किया है अपने कुछ पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी हम यही यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू गुड्स विड्रॉन बाय, जिसने भी निकाला होगा पैसा या फिर गुड्स निकाला होगा उसके कॉलम में हम अमाउंट जितना भी निकाला होगा उतना डाल देंगे। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये रवि का जो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल है, ये क्रेडिट साइड के टोटल में से रवि के डेबिट साइड के टोटल को हम माइनस करेंगे। ओके, रवि के क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, और जो भी आ जाएगा बैलेंस उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरह राजू के क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, और जो भी बैलेंस आ जाएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, तो फिर हम जो भी बैलेंस आएगा डेबिट साइड वाले में से क्रेडिट साइड का माइनस करके जो भी आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ओके, तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे जब अगर यहाँ आता है तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर टोटल इस साइड का कम आ रहा है तो, और अगर यहाँ का टोटल कम आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा इधर। ठीक है, आई थिंक इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं समझ में आ गया। अब ये जो आंसर हमें मिला, ठीक है, इसका जो हमें कैलकुलेशन करके जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिला है, ये अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, अगर इस साइड आया है, अगर इस साइड आ रहा है डेबिट साइड में, यानी कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो जब हमें ऐसा आंसर मिलेगा तो फिर यानी कि हमें प्रॉफिट मिला है, तो हम लायबिलिटीज साइड में यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लिख करके यहाँ पे राजू और रवि, तो
तो राजू का जो भी अमाउंट होगा हम यहाँ लिख देंगे और रवि का जो भी अमाउंट आया रहेगा रवि के सामने लिख देंगे और टोटल करके हम इसे यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से। तो ये तो था ये वाला केस, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा। फिक्स कैपिटल मेथड में हमें बनाना क्या है, करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट भी सेम ऐसा ही दिखता है, सिर्फ यहाँ जो कैपिटल अकाउंट हमने लिखा है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट। और यहाँ सेम यही सारी एंट्रीज पास होती है, सेम इसी तरह से, सिर्फ हमने ये जो कैपिटल का अमाउंट लिखा है यहाँ पे आपको दो टाइप का कैपिटल दिया होता है। तो ये जो करंट कैपिटल दिया होगा, करंट कैपिटल, ये वाला जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ये वाला कैपिटल का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। और जो दूसरा वाला कैपिटल जो कि फिक्स कैपिटल दिया होगा, इस कैपिटल का अमाउंट डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सेम, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल लिख करके राजू का जो भी अमाउंट दिया होगा आपको क्वेश्चन में वो, और रवि का जो अमाउंट दिया होगा वो लिखेंगे और दोनों का हम यहाँ पे टोटल करेंगे। और उसके बाद जो करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट का जो भी आंसर आएगा, ये जो भी आंसर आएगा, ये आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करंट, या लिखेंगे करंट कैपिटल। करंट कैपिटल लिख करके राजू और रवि, तो राजू और रवि का जो भी आएगा अमाउंट वो आप यहाँ लिख दोगे और फिर प्लस करके यहाँ ले लोगे। और अगर लॉस में आ रहा है यानी कि क्रेडिट साइड में आ रहा है, ठीक है, आंसर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, तो फिर आप यहाँ पे क्या, इसको माइनस में लिख दोगे। ओके, और जो भी लायबिलिटी का टोटल होगा उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे। ओके, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया। एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के वक्त जो ट्रेडिंग बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसमें भी सेम इसी तरह का काम होगा। यानी कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस मिला है तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमें बनाना होता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट तो एज आपको पहले से पता है कैसे बनाते हैं, और इसे हम अकाउंट नहीं कहते, इसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट, इसमें इस साइड में असेट्स होता है और इस साइड में हम लायबिलिटीज लिखते हैं। तो लायबिलिटीज में ऊपर आपको सबसे पहले ऐसे कैपिटल आ जाएगा। अगर आपको एक ही टाइप का कैपिटल दिया है तो वो लिखेंगे, और अगर आपको दो टाइप का कैपिटल दिया है, ये वाला टाइप है, तो इस तरह से आपको, तो इसलिए जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें एंट्रीज पास करेंगे तो पहले ऊपर से आपको 5-6 लाइन छोड़ देना है और उसके बाद एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे असेट साइड में क्या क्या आ जाएगा, आपके बिजनेस के जितने भी असेट्स होंगे। असेट्स क्या, जैसे कि मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्रमाइसेस मतलब जो उसका जो भी एरिया है, प्रमाइसेस है उसके फैक्ट्री के बाहर का, ठीक है, या कंपनी के फर्म के बाहर का। फिर फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स मतलब लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है वो सब, मोटर कार, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो वो, बिजनेस का जो भी गुडविल होगा, ठीक है, नेम एंड फेम वो, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई भी तरह का एक्सपेंसेस एडवांस में कर दिया है, पहले ही कर दिया है, तो फिर वो भी हमारा क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सारा आ जाएगा असेट्स में। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये सब हमें किसमें लिखना होगा, लायबिलिटीज में, ट्रायल बैलेंस में, ये सब जो भी दिया होगा, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज का मतलब होता है डेब्ट्स, कर्ज। तो जितना भी इस तरह का लायबिलिटीज, ये सब आपको जो भी दिखेगा वो सब यहाँ पे हम लिख देंगे लायबिलिटीज में। ओके, गॉट इट एवरीवन। तो इस तरह से ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे सारा सब कुछ समझाना था इसमें, क्योंकि आपको जब भी फाइनल अकाउंट का सम करना है तो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ओके, नहीं तो आपको कुछ फिर डाउट्स आएंगे कि कहाँ क्या एंट्री पास करना है। तो आई थिंक आपको पूरा आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सम्स करना स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। ओके, तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।